हेलो एवरीवन, नमस्कार। पीडीएफ इन टेलीग्राम एंड लिंक इन कमेंट। आज पूरे वीक का द हिंदू करेंगे एंड अदर करंट अफेयर्स फ्रॉम द पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदू में कवर नहीं हुआ है एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ऑल इन वन होगा प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। जस्ट इंट्रोडक्टरी की क्या कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल रिलेशन, ईरान प्रोटेस्ट, रीजन्स, उसके इम्प्लीकेशन एंड इंडिया के लिए ईरान का इंपॉर्टेंस क्या है एंड लोकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट डॉग से रिलेटेड काफ़ी मंथ से इशू चल रहा है और मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि इसे GS4 में आ सकता है, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एनिमल वेलफेयर। एंड गांधी जी का कोट कि किसी भी कंट्री का या किसी भी नेशन का ग्रेटनेस उस बात से तय होती है कि वहाँ पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी जो है एंड लॉज रिलेटेड टू एनिमल प्रोटेक्शन एंड एथिकल डिलेमा, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एनिमल वेलफेयर एंड कंपैशन। Next, the most important from the साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स एंड मेंस। आदित्य L1 ने रिसेंटली डिकोड किया है कि सोलर स्टॉर्म का इम्पैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर और उससे क्या इम्पैक्ट होता है अर्थ के कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये प्रीलिम्स में आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखेंगे सोलर स्टॉर्म क्या होता है, स्पेस वेदर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट, इंडिया का वर्ल्ड डिलेमा, USA, रसिया एंड जस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे अवेयरनेस के लिए कि इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद लेकर बातचीत चल रही है। एंड एक्सप्लेन सेक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इसका हाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने का, USA का UNFCCC से हटना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज से USA का एग्जिट होना, क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। एंड इसके अंदर से 2 पॉइंट निकाले हैं जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, दोनों को मैनेज कौन करता है और इस दोनों के फंक्शनिंग क्या है। देन वी विल सी वेनेजुएला से रिलेटेड न्यूज़, लोकेशन आज कवर करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल किस रिवर पे है वेनेजुएला में, एंड वेनेजुएला का लार्जेस्ट लेक, इस तरीका का जो लेक्स वाटरफॉल यूपीएससी में आने की इसका पॉसिबिलिटी रहता है। तो इस तरीक़ा से इसको लोकेशन देखेंगे वेनेजुएला का एंड ग्रीनलैंड। फिर आर्ट एंड कल्चर का आज का सेक्शन है कठपुतली, जयपुर का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या है कठपुतली, कठपुतली है क्या। एंड अदर करेंट प्रीलिम्स स्पेशल जो हिंदू में नहीं मिलता है और इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जिसका हाई स्ट्राइक रेट होता है, जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी हाई होता है, उसको 7 दिन का मंडे टू संडे कवर किए हैं। जैसे कि कलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है और इससे रिलेटेड एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि वाइट बेलिड हेरोन का इंडेंजर स्पीसीज़ का इम्पैक्ट होगा उससे, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। फिर राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना इंडिया का, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा में चलेगा इंडिया का। देन बायोविटामिन क्या होता है, न्यू स्नैक स्पीसीज इन मिजोरम, गोवा का CM का बुक लॉन्च, एंड राजस्थान होस्ट रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, अर्थ रोटेशन डे, एंड फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केरला, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। फिर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है ICGS 2.0, जिसमें उत्तराखंड का फर्स्ट रैंकिंग आया है, एंड परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। इसके बाद कल हिंदू नहीं किए थे कल का, तो कल का हिंदू करेंगे, जिसमें 10th का था हिंदू, जिसमें ये जो बंगाल में ईडी का रेड हुआ था उसको लेकर क्या प्रोटेस्ट है, उसका पूरा कहानी क्या है और क्यों वो सेंटर स्टेट फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड फेडरलिज्म, ये सारे इशूज़ को कवर कर रहा है ये न्यूज़। तो इसको डिटेल में देखेंगे और ईडी क्या होता है, कौन से लॉज है और मिनिस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है। देन कल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है फल्टन केस, जहाँ पर एक यंग लेडी डॉक्टर है जो सुसाइड किया था, उसको लेकर कैरेक्टर एसेसिनेशन जो सोसाइटी में सोशल मीडिया पर होता है, तो एक तरीक़ा से डबल विक्टिमाइजेशन हो गया किसी भी विक्टिम्स का। तो उसे कैसे रोका जाए, वीमेन एंड इथिक्स में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट
आर्टिकल है। देन इजराइल का सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करना, क्या इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, लोकेशन सोमालीलैंड का। एंड इंडिया का प्रैग्मेटिक इंगेजमेंट विद द तालिबान, यूपीएससी रिफॉर्म। देन गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड से क्या है इसका अंतर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। देन आरबीआई, ओके, और एस्निक मिसाइल रूस का। एंड जस्ट न्यूज़ IR न्यूज़। तो स्टार्टिंग विद द 11 जनवरी, आज का द हिंदू। आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके रीज़न क्या है? मेनली रीज़न इकोनॉमिक है, डिवैल्यूएशन ऑफ द इरानियन रियाल। डिवैल्यूएशन मतलब किसी भी करेंसी का अदर करेंसीज के कंपैरिजन में वैल्यूज़ कम जाना, डिवैल्यूएशन ऑफ द इरानियन रियाल। और हाइपर इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड द फूड शॉर्टेज, देन गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, करप्शन, एनर्जी शॉर्टेज एंड वाटर क्राइसिस, दीज आर द रीजन्स। एंड एक और रीज़न है कि परसिव्ड फॉरेन इंटरफेरेंस बाय द इजराइल एंड यूएसए टू रेजिम चेंज इन ईरान। ये कुछ बस ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, बस 4 से 5 पॉइंट निकालना है रीज़न, उसकी इम्प्लीकेशन, ग्लोबल इम्प्लीकेशन, स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है जब हायर इसका इम्प्लीकेशन होगा तो, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि हम प्री इम्प्टी में अटैक कर सकते हैं यूएसए पर। यूएसए बोल रहा है कि अगर आप जो प्रोटेस्टर है उस पर आप एक्सेस करोगे, क्रैकडाउन करोगे तो हम इंटरफेयर करेंगे ईरान का। तो इससे क्या है कि लार्जर वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी आ सकता है, उसको लेकर इंडिया में इम्पैक्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा डायस्पोरा, इंडिया डायस्पोरा वेस्ट एशिया में है, रिमिटेंसेज आती है वेस्ट एशिया से इंडिया में। अदर रिलेटेड ईरान इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? चाबहार पोर्ट जानते ही हैं, बाईपास पाकिस्तान करता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए, चाबहार पोर्ट के थ्रू, जो कि ईरान में है। काफ़ी इंडिया का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फिर एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, जो कि यूरोप से वाया सेंट्रल एशिया रूस जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड शॉर्ट रूट है यूरोप जाने का इंडिया से। देन ईरान इंडिया के लिए काफ़ी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 2019 से पहले ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन यूएसए सैंक्शन के बाद हमने रोक दिया है। देन ईरान के साथ अपना सिविलाइजेशन लिंक भी है, बोथ आर वैदिक सिविलाइजेशन का, जो आर्यन कल्चर के पार्ट से ही है। देन लोकेशन में ईरान का देखना है कि मैप जो ईरान का लोकेशन है, कौन से कंट्रीज़ हैं चारों तरफ। सबसे स्टार्टिंग से ऊपर से जाते हैं तो टर्की ये अर्मेनिया का एक हल्का सा बॉर्डर मिलता है, एंड अजरबैजान। टर्की, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, 3 वो ऊपर से, इराक 4th। देन कुवैत नहीं मिलता है, बस इराक, ओके। एंड इधर से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड कैस्पियन सी, ऊपर में एक पर्शियन गल्फ। लोकेशन यहाँ ईरान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक लेक जो कि यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है, लेक उर्मिया एंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ईरान में नहीं है, ये इराक से पास करता है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। एंड ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ओमान और ईरान के बीच में है, ये जो हल्का सा इनक्लेव है वो ओमान का पार्ट है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, लेक उर्मिया। नेक्स्ट, ये स्टेट डॉग को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है इशू 2-3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में। रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली में कि द्वारका में किसी भी एल्डरली पर्सन का डेथ हो चुका है स्टेट डॉग को बाइट करने से, तो उसको लेकर फिर कंट्रोवर्सी हुआ कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस एरिया में 4 से 5 डॉग को उठाएं, देखेंगे सारे डॉग का बिहेवियर शांत है, तो फिर डिसाइड कर रहे हैं कि उसको छोड़ देंगे उसी इलाका में जहाँ पर अभी उसको नोटिस करेंगे उसका बिहेवियर को 2 से 3 दिन, फिर उसको उसी इलाका में छोड़ देंगे। ऐसा बात लेकर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया था कि लोकल बॉडीज़ को कि परमानेंटली शेल्टर डॉग्स बनाना चाहिए, उसके लिए जो रेबीज इन्फेक्टेड है एंड फेरिसियस है, जिनका बिहेवियर डेंजरस है, उनके लिए परमानेंट शेल्टर डॉग बनाओ।
एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है लाइक हॉस्पिटल के पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, बस स्टैंड के पास स्ट्रे डॉग्स का नहीं होनी चाहिए, वहाँ से रिमूव कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसको लगा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। जस्ट एक इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो महात्मा गांधी का कोटेशन सीधे लिख देना है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आर्टिकल 21 में भी राइट टू लाइफ भी एक्सटेंड किए हुए एनिमल का लाइफ एज वेल। एंड दो लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023, दो लॉ है इससे रिलेटेड। एनिमल बर्थ कंट्रोल का कोर प्रिंसिपल क्या है कि स्टेरिलाइजेशन करना है एंड इम्यूनाइजेशन करना है डॉग्स का, एंड उसके बाद वहीं पे उसको छोड़ देना है जहाँ से आप उठाए थे। रूल emphasizes दैट रीलोकेशन ऑफ डॉग्स कैन नॉट बी परमिटेड, ये भी है कि वहाँ अब रीलोकेशन नहीं करना है, ये रूल्स में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इथिकल डिलेमा आ जाता है, लॉज को फॉलो करें, फिर सुप्रीम कोर्ट का अलग ही गाइडलाइंस है, फिर एक अपना इंडिविजुअल मोरल हो सकता है एनिमल्स को लेकर, कंपैशन, जस्टिस एंड एनिमल वेलफेयर को लेकर। तो एक इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लॉ एंड मोरल कंपैशन। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट करो, हर जगह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो हर जगह सॉलिड फेंका होता है वेस्ट, तो वहाँ पे डॉग्स वहीं पे उनको फीडिंग मिलता है तो वहाँ रहते हैं, तो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करो। फीडिंग नहीं करो जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो डॉग्स ना रहें, रिलोकेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट, आदित्य L1 डिकोडेड हाउ सोलर स्टॉर्म इम्पैक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। रिसेंटली देखे थे कि आदित्य L1 ने 2023 में इसरो ने लॉन्च किया था सोलर स्टॉर्म को या सोलर के सरफेस को रीड करने के लिए। L1 पॉइंट पे था, L1 पॉइंट वहाँ वो पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से अर्थ और सन का ग्रेविटेशन 0 हो जा रहा है, एक दूसरे को काउंटर कर दे रहा है। वहाँ पे L1 खड़ा होकर सन को बड़ा क्लोजली नोटिस कर रहा है, वहाँ पर जो भी सोलर स्टॉर्म आ रहा है, सन के कोरोना को, और इस तरीक़ा से रिसेंटली एक डिकोड किया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोलर स्टॉर्म का। स्पेस वेदर एक होता है टर्म, स्पेस वेदर कंडीशन इन स्पेस कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट एक्टिविटी ऑन द सन, जिससे सोलर प्लाज्मा के इरप्शन होना, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जस्ट सोलर स्टॉर्म क्या होता है और स्पेस वेदर क्या होता है कि हर समय एक टाइम इंटरवल के बाद सन के स्पेस पर सोलर स्टॉर्म आता है। सोलर स्टॉर्म मतलब सन से कभी कभी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सन के स्पेस से काफ़ी मात्रा में प्लाज्मा का रेडिएशन होता है, इसको बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। उस फेज में सोलर फ्लेयर्स इजेक्ट होते हैं, मैसिव सोलर प्लाज्मा इरप्शन कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन, ये वर्ड टेक्निकल वर्ड है, कोरोनल मास इजेक्शन उसको बोलते हैं, जहाँ पर मैसिव सोलर प्लाज्मा का इरप्शन होता है सन के सरफेस से। वो फिर ट्रेवल करता है स्पेस में और फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इम्पैक्ट करता है, और फिर ऐसा बोला जाता है कि जब हाई इंटेंसिटी में जब आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में जैसे स्टॉर्म आ गया, कभी लो इंटेंसिटी का स्टॉर्म आ गया, जब हाई इंटेंसिटी में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करके इंटर कर सकता है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड ही रोकता है सोलर स्टॉर्म को अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने में। तो कुछ हद तक इंटर करके या फिर हल्का सा इम्पैक्ट करता है, जो कि जियो स्टेशनरी फील्ड में जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ के, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म उसको बोलते हैं, तो अफेक्ट करता है सैटेलाइट्स को, नेविगेशन सर्विस को, कम्युनिकेशन को एंड पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थ में जो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्पैक्ट करता है। एंड बोला जा रहा है कि स्ट्रांगली कंप्रेस्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करके लिटिल बिट इंटर करते हैं और इम्पैक्ट मारता है, ब्रीफली एक्सपोजिंग सम सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू हार्श वेदर कंडीशन। तो जस्ट सोलर स्टॉर्म होता है,
हाई इंटेंसिटी का अगर होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अर्थ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो रोकता है सोलर स्टॉर्म को, सोलर फ्लेयर्स को, CME कोरोनल मास इजेक्शन को। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है तो कुछ हद तक कंप्रेस कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड को। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, या फिर अर्थ पे जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, बस यहाँ से एक डेटा निकालना है कि एक इसमें आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अगर इंडिया शिफ्ट करता है अपना रसियन ऑयल इंपोर्ट अगर किसी अदर कंट्री के फेवर में, जैसे वेनेजुएला ऑयल को खरीदता है या फिर USA से ऑयल ज़्यादा खरीदता है, तो इम्पैक्ट नहीं होगा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में या फिर डोमेस्टिक ऑयल को इम्पोर्ट बिल में। यहाँ बस आर्टिकल में ये बोला है कि रसियन ऑयल अब इतना भी ज़्यादा चीपर नहीं रहा और USA का जस्ट फेवर कर रहा है कि आप रसिया से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। करेंटली इंडिया का 35% ऑयल इंपोर्ट रसिया से हो रहा है और 13% USA से। क्लोजली 50% वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द टू कंट्री USA एंड रसिया। यही कन्फ्यूजन ट्रेड ऑफ चल रहा है। ने फिर एक जस्ट न्यूज़ है जिससे अवेयर रहना है कि इंडिया का बातचीत लास्ट स्टेज में है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में। ऐसा बोला जा रहा है कि जो इस साल का रिपब्लिक डे है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट आने वाले हैं और वो जब आएंगे तो उसी समय FTA पर फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। रिसेंटली हमने देखा था कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो 4 कंट्री थे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, उसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जो कि एक स्पेशल EU के 4 मेंबर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनके साथ हुआ था। 100 बिलियन का FDI भी उसमें प्रोविज़न था, 1 मिलियन जॉब का प्रोविज़न था। रिसेंटली इंडिया ने अपना डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, ओमान के साथ किए हैं और बातचीत पूरा हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ साइन होना बाकी है। नेक्स्ट आर्टिकल, विल द US एग्जिट अफेक्ट क्लाइमेट चेंज। ये है कि US ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC से अपने आप को एग्जिट कर लिया, जो कि एक फंडामेंटल क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का इंस्टीट्यूशन है। यही इसी से हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, फिर पेरिस एग्रीमेंट का बेस भी यही था। फ्रेमवर्क के बाद ही एग्रीमेंट होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल सारे इसी से निकले थे। बस प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि जो COP30 हुआ था ब्राज़ील में हुआ था एंड COP29 जो हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ था। एंड वैसे USA प्रेसिडेंट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज जस्ट होक्स है, मतलब झूठ है, बिना मतलब का है। एंड जस्ट इनका जितना ज़्यादा ऑयल को प्रोडक्शन करो, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी चाहते हैं। करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग द US आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट से भी US को बाहर खींच लेंगे। वी विल नॉट हैव टू पार्टिसिपेट इन द FCC रिपोर्टिंग सिस्टम जो होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर जो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग कंट्री को आप सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्री, उसमें इम्पैक्ट होगा। क्लाइमेट फाइट से इम्पैक्ट होगा, वीकेंड क्लाइमेट फाइट, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जो कि पावरफुल कंट्री है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इमीटर भी है, उसका एग्जिट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, फाइटिंग को ही वीकन कर देगा। इम्पैक्ट ऑन द फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट, साइंटिफिक कोलैबोरेशन रिड्यूस होगा। इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस के अगेंस्ट है, इनजस्टिस टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। डेवलप्ड कंट्री इसी से दूर भाग रहे हैं कि मेरा डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मतलब जो ज़्यादा बड़ा कंट्री है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इंटरजेनरेशनल जस्टिस के अगेंस्ट है। जस्ट 4 से 5 पॉइंट इसका ध्यान रखना है। एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये 2 क्या है। फिर व्हेन अ वेरी हैवी कंट्री विथ हाई इमिशन डिसाइड्स टू कीप इट वीकेंस द एक्सपेक्टेशन दैट अदर मेजर प्लेयर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इट कैन बी अ प्रेसिडेंस। जस्ट ये 3 से 4 पॉइंट ही ध्यान रखना है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, EPSC प्रीलिम्स में आ चुका है।
1991 में इसका इस्टेब्लिश हुआ 1991, ऑपरेशनल 1994 एंड द हेड क्वार्टर वाशिंगटन यूएस में ही है। ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि ग्रांट्स एंड कंसेशनल फंडिंग देता है डेवलपिंग कंट्रीज को एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को। जितने भी ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म अदर जो भी कन्वेंशंस है लाइक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी का, फिर यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी यूएनसीसीडी का, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीपीपी है, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स से लेकर अमीना माता मरकरी को लेकर जो है उससे रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस उसका फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस ऑल कन्वेंशन। एंड ट्रस्टी इसके वर्ल्ड बैंक है एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू वर्ल्ड बैंक FAO UNDP। एंड एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो कि 2010 में हुआ था, ऑपरेशनल हुआ 25 में। इसका हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन था, इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया सोंगडो। एंड ऑपरेशनल एंटिटी ऑफ द UNFCCC फाइनेंशियल मैकेनिज्म, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंस यही है, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन में मेन फाइनेंशियल आर्म ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो कि NDC 50-50 मिटिगेशन एंड 50 एडेप्टेशन। इसके भी ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक है। बस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वेनेजुला के इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग वो बोल रही हैं कि यूएसए के साथ कोऑपरेशन करेंगे, और जो यूएसए का एम्बेसी वो नया सेटअप होगा वेनेजुला में। एंड रॉड्रिग इज इन ए स्टेटमेंट कंडेम्ड अर्लियर ही हैज़ कंडेम्ड द यूएस अटैक ऑन वेनेजुला इलीगल एंड इमोरल। देखते हैं क्या इनका अगला स्टेप होता है यूएसए के साथ। एक एंजल फॉल है यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, सॉरी टॉलेस्ट वाटरफॉल है, सबसे लंबा। एंड चुरुन रिवर पर, जिसको ऑल्सो केरी रिवर भी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ द करोनी है। एंड करोनी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको का। चुरुन, करोनी एंड ओरिनोको। चुरुन, करोनी है ओरिनोको, 3 रिवर, टॉलेस्ट। एंड एक्सपेंसिव लानोस प्लेन एंड लेक माराकैबो जो कि वेनेजुला का लार्जेस्ट लेक है, लेक माराकाबो। लोकेशन में देखते हैं ये चारों है कहाँ। पहले देखते हैं कि वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड ग्युआना 3 कंट्री से लैंड साइड से इसका बॉर्डर है। फिर इधर से अटलांटिक एंड त्रिनाद एंड टोबैगो। एक्चुअली इसके जो लैंड्स हैं जिसको बोलते हैं वास्ट लैंड, लानोस प्लेनर एरिया, ये लानोस है इसके। एंड एंजल फॉल यहाँ पे है, यहाँ पे अमेजन जंगल का पार्ट है। ये यहाँ एंडीज़ है, मतलब वेनेजुला में एंडीज़ है। और लेक माराकाबो लार्जेस्ट लेक ऑफ वेनेजुला। एंड एंडीज माउंटेन लोकेशन बस ध्यान रखना है वेनेजुला का। अगेन एंजल, लानोस, माराकैबो, चुरुन, कैरोनी एंड ओरिनोको। एक कठपुतली क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर। ये है फोक आर्क ऑफ जयपुर का है, पिंक सिटी जो उसको बोलते हैं जयपुर को। हिस्टोरिकली वेयर यूज्ड बाय ट्रेवलिंग परफॉर्मर टू नरेट टेल्स ऑफ राजपूत किंग्स। जो कहानियाँ होते थे उसको ट्रेवलर एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के कहानियाँ को सुनाते थे इस कठपुतली के थ्रू। तो एक फॉक के पपेट्री के रूप में भी इसको बोला जाता है। एंड पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था। कलरफुल अटायर,
एंड एवरीडे लाइफ और फोकलोर, मतलब वीर गाथा या फिर हर दिन के कहानियों को उसमें वहाँ उसके थ्रू सुनाया जाता था। एकम्पनीड बाई म्यूज़िक, म्यूज़िक के साथ, एंड ढोलक एंड हारमोनियम, हारमोनियम एंड ढोलक, ये ध्यान रखना है। ढोलक यूपीएससी बार बार पूछता है कि म्यूजिक और उससे इंस्ट्रूमेंट क्या फॉलो करता है, यूपीएससी में आ चुका है ऐसा। ढोलक एंड हारमोनियम। देन प्रीलिम्स स्पेशल इस वीक का, मतलब 5 से 11 तक का, जो हिंदू में नहीं है, और पीआईबी जो हमको लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स में आने की इसका पॉसिबिलिटी है, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर वेबसाइट से उठाए हैं। कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मंजूरी कैबिनेट ने दिया है। अरुणाचल प्रदेश में इसका इस्टेब्लिशमेंट होने वाला, इसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो चुका है, इस्टेब्लिश होगा अरुणाचल प्रदेश में। रिवर लोहित रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, ये ध्यान रखना है। और कंसर्न लेकर है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है, और जो इसका इम्पैक्ट वाइट बेली हेरोन नाम का एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हेरोन नाम ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। लोहित रिवर बेसिन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब सीआर है, IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग क्रिटिकली इंजेंडर्ड है। फिर 1-250 बर्ड्स सर्वाइवल वर्ल्ड वाइड एंड पॉसिबली, अब लगता है कि बात मात्र 60 इसका बचा है, मात्र 60 ही बचे हैं इसके स्पेसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में लोहित रिवर के बेसिन के पास इसको पाया जाता है, एंड वालोंग एंड नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे नामदफा है, और लोहित यहीं पे है, ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलता है। नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, फिर इंडिया इमर्जेज एज अ वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसर, शायद ये हिंदू में था, पढ़े थे कि वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बना है इंडिया। यही इंपॉर्टेंट डेटा, 150.18 मिलियन टन। इसका था हिंदू में कि हम राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपना ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस आर्टिकल ये था। देन हरियाणा टू लॉन्च फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। जिंद से सोनीपत चलेगा, हाइड्रोजन पावर्ड, जिसमें हाइड्रोजन का यूज होगा एज ए एनर्जी, और उस हाइड्रोजन को बनाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, और जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उसको सबसे पहले सोलर एनर्जी या वन एनर्जी के थ्रू वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उससे हाइड्रोजन बनता है, उस हाइड्रोजन का यूज एनर्जी के रूप में होता है, उससे ट्रेन चलेगा। तो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने वाली है, हरियाणा में लॉन्च होगा उसका। नेक्स्ट, बायोबिटामिन क्या है? इंडिया पहला कंट्री बना है बायोबिटामिन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने का। बायोबिटामिन बनता है बायोलॉजिकल वेस्ट से, बायोमास से, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से। इसका यूज़ होगा रोड कंस्ट्रक्शन में। नॉर्मली जो रोड का अल्तार जिसको बोलते हैं, उसको बिटुमेन बोलते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्ट्स होता है। तो वैसा ही बायोबिटुमेन बनेगा, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा एडहेसिव के रूप में, जो कि बनेगा एग्रीकल्चर वेस्ट एंड बायोमास से। ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा एंड सर्कुलर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होगा, क्यों सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ही है वेस्ट को रिसोर्स के रूप में यूज़ करना। तो एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं बायोबिटामिन बनाकर, और उसका कमर्शियली प्रोडक्शन होगा। इंपोर्ट कम होगा, पेट्रोलियम डिराइव्ड जो प्रोडक्ट है उसका रिलायंस कम होगा। देन न्यू रीड स्नेक स्पीसीज मिजोरम में, जिसका नाम है कालामारिया मिजोरामेंसिस, कालामारिया मिजोरामेंसिस न्यू स्पेसीज ऑफ स्नेक है, मिजोरम में इसको पाया गया है। लिस्ट कंसर्न है, बस नाम याद रखना है स्नेक का, कालामारिया मिजोरामेंसिस न्यू स्पेसीज ऑफ स्नेक। देन
गोवा CM प्रमोद लॉन्च इन हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बुक. राजस्थान हैज़ होस्ट रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026. अर्थ रोटेशन डे 2026 जनवरी 8 को सेलिब्रेट किया गया. सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर बताए थे 470 BC पहले की अर्थ रोटेट करता है, लेकिन ये थ्योरी में था, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ था. फिर 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस ने बोला कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, जिसमें प्रपोज किया गया कि अर्थ ऑर्बिट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है सन के, ना कि स्टेशनरी रहता है यूनिवर्स के सेंटर में. तो ये रिवोल्यूशन का कंसेप्ट तो दिया, लेकिन अभी भी डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अर्थ रोटेशन जो अर्थ का है वो प्रूफ नहीं अभी तक आया था. फिर 1851 में फ्रेंच फिजिसिस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किए कि अर्थ रोटेट करता है. उसी का 175th इस एक्सपेरिमेंट का आज 175th एनिवर्सरी है, ईयर है, जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू पहला बार पता चला था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. इमेजिनरी एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5. इससे इम्पैक्ट क्या होता है इस रोटेशन से कि डे एंड नाइट होता है. एंड टिल्टेड जो है ना, इससे सीजन पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड के अलग अलग पार्ट को डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मिलता है उसे. एंड रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन ऑफ द अराउंड द सन एंड टिल्टेड ऑन द एक्सिस, ये टिल्टेड पार्ट एंड रिवोल्यूशन डे, ये जो सीजन एंड सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड डे एंड नाइट के लिए रोटेशन डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन सीजन, रिवोल्यूशन एंड द टिल्टेड ऑन द एक्सिस. देन एक है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन केरला, वायनाड, केलपेट्टा. यूज़ ऑफ AI, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पेपर का कम यूज़ होगा क्योंकि पेपर बनता है ट्री से. नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 गुवाहाटी में हुआ. देन उत्तराखंड पुलिस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो आता है, NCRB. सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग, जिसमें उत्तराखंड को फर्स्ट स्टेटस में दिया गया है. उत्तराखंड फर्स्ट है. एंड सेकेंड टॉप्ड एंड मैनेजमेंट हरियाणा सेकेंड एंड असम थर्ड. ये रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या मॉडर्नाइजेशन है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, दैट कनेक्ट्स ऑल मेजर पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, प्रिजन, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, फिंगर डेटाबेस. इस सारे मामले में क्या आपका मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उस बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है. इस साल का रैंकिंग में उत्तराखंड, हरियाणा एंड असम. परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. परम शक्ति न्यू सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, इसका है यूज़ सुपर कंप्यूटर. फिर ये पेटा फ्लॉप याद रखना है. 3.1 सुपर कंप्यूटर को पेटा फ्लॉप के रूप में मेजर किया जाता है स्पीड. 3.1 पेटा फ्लॉप. एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करता है अल्मा ल्यूनेक्स. एंड लार्ज सिमुलेशन रन कर सकता है. अब क्या होगा, सिमुलेशन रन करने से ड्रग डिस्कवरी एंड मॉलिकुलर साइंस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिकुलर साइंस. नेक्स्ट कल का द हिंदू देखते हैं.
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ममता हिट्स द स्ट्रीट डिफेंस डिसरप्शन रेड, ये आर्टिकल है फेडरलिज्म के लिए, सेंटर स्टेट एंड द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। सेंटर स्टेट, फेडरलिज्म। कहानी ये है कि रिसेंटली ईडी ने रेड किया है आई पैक ऑफिस पे। ये है जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। ये जस्ट एक आई पैक ऑफिस प्रशांत किशोर का जो इलेक्शनियरिंग जो होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करना इलेक्शन फाइट करने में, इलेक्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाना, वोटर का डेटा एनालिसिस करना, ग्राउंड लेवल सर्वे फीडबैक करना, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग करना एंड कैंपेन को कोऑर्डिनेट करना। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं है, जस्ट प्राइवेट बॉडी है जो पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करता है इलेक्शन को जीत दिलवाने में। प्रशांत किशोर को जानते ही होंगे हर कोई, उन्हीं का ये ऑफिस था। इस पर ईडी का रेड हुआ है, उसको लेकर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी रोड प्रोटेस्ट की और काफ़ी कंट्रोवर्सी की कि इट इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन को हार्म कर रहा है और अपोजिशन स्टेट में सेंटर का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। प्रोफेशनली पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन पर्सनली जहाँ पर ईडी का रेड हुआ वहाँ पर सीएम पहुँची एंड स्ट्रीट प्रोटेस्ट में भाग ली। और उनका कहना है एलिजली कि दिस इज़ बीइंग यूज द सेंट्रल एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंटिमिडेट द ऑपोजिशन। ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो तो प्राइवेट बॉडी था, क्योंकि इनके पॉलिटिकल ऑफिस पे रेड नहीं पड़ा है। फिर भी देखते हैं इन रिसेंट ईयर फ्रीक्वेंट सीबीआई रेड, रिसेंट ईयर में ऐसा देखा गया है कि फ्रीक्वेंट ईडी एंड सीबीआई का रेड अगेंस्ट अपोजिशन लीडर हुआ है जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है एंड द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अगेंस्ट है ये। देन ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी रेड जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सेंट्रल एजेंसी अंडरमाइन कर रहा है फेडरल ऑटोनॉमी को। गवर्नमेंट का कहना है कि जस्ट ईडी का अपना काम है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करना, वो अपना काम कर रहा है एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। किसी भी रेड में आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें, नो वन इज एबव द लॉ। तो ये होम मिनिस्टर को बोले हैं कि अमित शाह को कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं ज़्यादा। ये ऐसा सेंस होता है कि ईडी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। 3 लॉ है जिससे पावर डिराइव करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड द फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट 2018। ये 3 एक्ट के अंदर से ही पावर डिराइव करता है ईडी। स्टैट्यूटरी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक लेडी डॉक्टर का सुसाइड हुआ, ये आर्टिकल इस बात पे है। और जब सुसाइड हुआ तो ये बहुत बड़ा ऐसा माना गया है कि अलेज रेप एंड हैरेसमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर एंड अनदर मैन के द्वारा हुआ था, उनका ऐसा एलेज था। फिर देखा गया कि सोशल मीडिया में और अदर जगह उस लेडीज़ का जिसका लड़की का जिसने सुसाइड किया उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। उसके जो प्राइवेट कम्युनिकेशन थे, रिलेशनशिप थे, उसको निकाल के लाया गया, बोला गया कि ये लूज मोरल की थी, तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। तो ये आर्टिकल में बोला गया है कि दिस इज़ द कैरेक्टर असैसिनेशन, डिग्निटी का वायलेशन होना, ये सोसाइटी द्वारा सेकंड क्राइम है जो कि सोसाइटी कर रहा है और ये दर्शाता है कि सोसाइटी का मोरालिटी गिर चुका है और पैट्रियार्कल माइंडसेट से भरा पड़ा है जो कि जस्टिस एंड फेयरनेस के अगेंस्ट है एंड कंपैशन एंड एम्पैथी के अगेंस्ट है। मतलब इतना भी एम्पैथी ना हुआ कि क्या बीता होगा उस विक्टिम पे, उसके प्रति एक कंपैशन का भावना सोसाइटी में ना हुआ हो, तभी तो इस तरीका का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। फिर आगे बोल रही हैं कि
प्रोटेक्टिंग द वीमेन डिग्निटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी में वीमेन का डिग्निटी का प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह में 1996 में बोल चुका है कि वीमेन का डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। और ये बात किसी भी वीमेन का टेस्टिमोनी को इस बात पर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इस परसेप्शन पे कि उनका लूज मोरल के थे इसलिए उनकी बातों को नहीं माना जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा भी नहीं। और आइडेंटिटी को, जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। और कोर्ट ने बोला था कि नेम और कोई भी आइडेंटिटी को विक्टिम को डिस्क्लोज नहीं करने को लेकर, फिर भी ऐसा हुआ तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉ तो है बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इनका अपना है कि सोशल बिहेवियर को चेंज करो, जेंडर सेंसिटिविटी कैसे वीमेन को भी इक्वली रिस्पेक्ट करना है। ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जज टू अंडरस्टैंड इम्फेथेटिकली द ट्रॉमा ऑफ द विक्टिम्स। क्या उसके साथ गुजरा होगा उसको समझो, उस वैसा ट्रेनिंग दो ऑफिसर्स को, जजेस को। एंड रिसोर्स, न्यू क्रिमिनल लॉ में बोला गया है कि फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस लिया जाएगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए एक लेबोरेटरी ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इन्वेस्ट इन एडवांस फॉरेंसिक फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। एंड द सोसाइटी का जो मोरल फेल्यूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को फेल्यूर है, उसको उठाया जाए। इस तरीका का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वीमेन को लेकर। एंड इजराइल ने रिसेंटली फर्स्ट कंट्री बना है जो कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। 1991 में सोमालीलैंड डिक्लेयर किया था अपने आप को इंडिपेंडेंट, लेकिन अभी तक कोई भी इवन रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला है। कोई भी कंट्री उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है सोमालीलैंड को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रप्चर हो सकता है इससे। एंड द कोल्ड वॉर स्टाइल जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे इससे स्टार्ट होगा चाइना और अदर कंट्री के बीच में। सोमालीलैंड सोमालिया का पार्ट है। यहाँ पर एक ऑटोनोमस सेल्फ डिक्लेयर इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ पर सोमालीलैंड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, इस पूरा पार्ट को। ये पुंटलैंड सोमालिया, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। एंड अपने आप को जो कंट्री है, कैपिटल है, ये हर्षगेया सोमालीलैंड का है। देन रेड सी में यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रेड सी को यहाँ पे बैठ के देखता है कि रेड सी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गल्फ ऑफ एडेन। तो गेटवे ऑफ द रेड सी दिगुपति में चाइना के साथ कंट्रोवर्सी इसलिए है कि चाइना इस चीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि सोमालीलैंड ने डिसाइड किया था ताइवान के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया था जो कि वन चाइना प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। बाब मंदाब स्टेट लिंकिंग रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडेन, ये ध्यान रखना है। ये जो स्टेट है बाब मंदाब गल्फ ऑफ एडेन से रेड सी को लिंक करता है। एंड 2017 में फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस दिगुबती में बनाया था चाइना का। यूपीएससी में आ चुका है, दिगुबती में पहला चाइना का मिलिट्री बेस बना था 2017 में। फर्स्ट ओवरसी मिलिट्री बेस ऑफ चाइना इन दिगुबती। देन इजराइल रिकॉग्निशन ग्रेट पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट के रूप में उभर सकता है ये सोमालीलैंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर ग्रेट पावर का कन्फ्लिक्ट हो सकता है इजराइल यूएसए वर्सेस चाइना। देन वी आर डूइंग प्रैग्मेटिक इंगेजमेंट विद द तालिबान। नया जो इंडिया में न्यू दिल्ली में एम्बेसी है तालिबान का, पहले जो ओल्डर गवर्नमेंट थे तालिबान का उनके द्वारा था ऑक्युपाइड। नाउ अब तालिबान का जो ऑफिशियल्स हैं वो एम्बेसी को ओवरटेक कर चुके हैं। Nearly 5 years after Taliban appointed diplomat arrived in India to take charge of the Afghanistan embassy in Delhi. We are doing pragmatic engagement with the Taliban. एंड अब एग्ज़ाम देने जाने पर, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाने पर आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। ये नया रिफॉर्म आएगा, इससे इंटीग्रिटी बढ़ेगा यूपीएससी एग्ज़ाम का।
गोल्ड ETF एंड का जो क्रेज बढ़ रहा है, रीजन ग्लोबल इन्फ्लेशन में बढ़ना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड को एक सेफ हेवन के रूप में यूज़ करना, यूएस का एंटिसिपेटेड रेट कट होगा जिससे गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, इसी कारण गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। सेंट्रल बैंक का रिजर्व रखना गोल्ड एज ए गोल्ड। देन RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि जो मी में रेगुलेशन होता है मेरा वो रिस्क बेस्ड होता है, कौन से रिस्क है उसी तरीक़े से हम रेगुलेट करते हैं। ऑरेस्निक मिसाइल रसिया का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक स्पीड है इसका मैक 10 का, मैक 10 मतलब 10 गुना मच देन द स्पीड ऑफ साउंड। एंड द मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकता है, एक साथ काफ़ी 6 वॉरहेड ले जा सकता है, 6 टारगेट एक साथ कर सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल है।